Split and rejoin. A rectangular paper sheet of dimensions 6 cm by 4 cm is cut as shown into two equal pieces. ये 6 by 4 का एक rectangular piece है जिसको two equal parts में divide कर दिया गया है middle से cut करके. These two pieces are joined in different ways. अब ये two pieces, this is piece 1, this is piece 2, इन्हें अलग अलग तरह से एक दूसरे के साथ join करके नए तरह के shapes बनाए गए हैं. We have to find out the perimeters of those shapes. जैसे कि A part में ये shape है जिसमें दोनों पार्ट्स को इस तरह से ज्वाइन किया गया है. ये 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर. ये पूरी साइड अब देखो ये 12 सेंटीमीटर हो गई है और जो वर्टिकल साइड है ये 2 सेंटीमीटर ही है. तो अब ये एक रेक्टेंगल बन गया है. ये वाली साइड 6 + 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा. अब इसका पेरीमीटर हो जाएगा 12 और ये साइड भी 12 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी. तो फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लेते हैं. लेंथ प्लस विथ. Now 2 times of length is 12 and width is 2 which is 2 times of 14 और अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 14 में तो 2 times 14 is 28 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर 28 सेंटीमीटर हो गया है इस शेप का. अगर हम यहाँ पर जो ओरिजिनल शेप थी 6 by 4 की अगर हम इसे कट ना करें तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा. इट विल बी 2 times of 6 + 4 which is 2 times of 10 that will be 20 सेंटीमीटर. तो ओरिजिनल चिट जो थी उसका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर था लेकिन जब हमने इसे कट करके इस तरह से ऑर्गेनाइज किया है तो अब इसका पेरीमीटर चेंज हो गया है. नाउ कम्स बी पार्ट. बी पार्ट में इस तरह से शेप अरेंज की गई है कि ये नंबर 1 पार्ट हो गया, ये नंबर 2 पार्ट हो गया. तो सबसे पहले तो मेजरमेंट्स चेक कर लेते हैं. तो देखो हमारे पास जो स्ट्रिप्स हैं वो हैं 6 by 2 की. तो ये लेंथ 6 सेंटीमीटर, ये इधर से इधर तक ये 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, दिस इज 2 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर. अब ये जो साइड है इसका मेजरमेंट कितना होगा. अब देखो ये पूरा साइड इधर से इधर तक 6 सेंटीमीटर है. दैट मीन्स ये पूरा साइड यहाँ से लेकर के एंड तक 6 सेंटीमीटर होगा. लेकिन ये पूरा साइड बाहर की तरफ नहीं है, इसमें से 2 सेंटीमीटर अंदर शेप में है. तो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ पेरीमीटर. तो जो साइड बाहर हमें दिख रही है दैट इज दिस पार्ट. तो इसका कितना हो जाएगा मेजरमेंट. इट विल बी 6 - 2 विच इज 4 सेंटीमीटर. तो अगर हम इनकी नेमिंग कर दें, लेट्स से दिस इज A, B, C, D, E, F, G. तो अब साइड्स हमारे पास हो गए हैं पेरीमीटर के लिए AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GA. ये साइड्स हैं टोटल. तो अब इनके मेजरमेंट्स हम नोट डाउन कर लेंगे. AB इज 6 तो दिस विल बी 6. BC is 2 centimeter, CD is 6 centimeter, DE here it is 2 centimeter, EF that we found out 4 centimeter, FG is 6 centimeter and GA is 2 centimeter. इन्हें ऐड कर देंगे तो it is 28 centimeter perimeter. तो A पार्ट में जो पेरीमीटर था वही B पार्ट का भी पेरीमीटर आया है, वहाँ पर भी 28 सेंटीमीटर ही था. अब ये थर्ड शेप बनाई गई है, उन्हीं स्ट्राइप्स को इस तरह से अरेंज किया गया है. तो मेजरमेंट्स पहले देख लेते हैं. सबसे पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं. A, B, दिस कॉर्नर इज C, D, E, F, G एंड इधर हम H मान लेते हैं. दिस पॉइंट इज H. अब इनके मेजरमेंट क्या होंगे. देखो AB ये 2 सेंटीमीटर है, BC इट इज 6 सेंटीमीटर, CD 2 सेंटीमीटर दिया गया है, DE 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, EF 6 सेंटीमीटर है, FG is 2 centimeter again, GH is 2 centimeter and AH is 6 centimeter. तो अब पेरीमीटर के लिए now perimeter is AB side plus BC side plus CD plus DE plus EF plus FG plus GH and plus HA. ये टोटल साइड्स हैं हमारे पास. इनके मेजरमेंट्स हम नोट कर लेंगे. AB is 2, BC is 6, CD is 2 centimeter, DE is 2 centimeter, EF is 6 centimeter, FG is 2 centimeter, GH is 2 centimeter and AH is 6 centimeter again. Now we will add them. So this will be 28 centimeter again. तो ये पेरीमीटर भी 28 सेंटीमीटर आया है.
नाउ दिस इज द शेप इन डी पार्ट। डी पार्ट में स्ट्रिप्स को इस तरह से अरेंज कर दिया गया है। मेजरमेंट्स हमें पता है, दिस इज 2 सेंटीमीटर। लेट्स मार्क देम फर्स्ट, ए बी सी डी E, F, G and H. These are the points. Now AB is 2 centimeter, CD is 2 centimeter, DE is 6 centimeter, EF is 2 centimeter, HG is 2 centimeter and AH is 6 centimeter. अभी हमने यहाँ पर FG और BC ये फाइंड आउट नहीं किया है। तो देखो ये टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इधर से लेकर के ये इधर तक टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें ये अंदर का लेंथ यहाँ तक का ये 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो दैट मीन्स जो ऊपर का B से C तक का डिस्टेंस है दैट इज 3 सेंटीमीटर। और इसी तरह से FG भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ पेरीमीटर विल बी AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EF प्लस FG प्लस GH प्लस HA। ये हमारे पास साइड्स हैं, इनके मेजरमेंट्स लिख लेंगे। AB इज़ 2 सेंटीमीटर, BC इज़ 3 सेंटीमीटर, CD इज़ 2 सेंटीमीटर, DE इज़ 6 सेंटीमीटर, EF इज़ 2 सेंटीमीटर, FG इज़ 3 सेंटीमीटर, GH इज़ 2 सेंटीमीटर and AH इज़ 6 सेंटीमीटर। Let's add them, it will be 26 सेंटीमीटर। तो ये इस शेप का पेरीमीटर आ गया। तो अलग अलग तरह से उन स्ट्रिप्स को हमने अरेंज किया है, तो उनके पेरीमीटर भी अलग अलग आए हैं। नाउ आवर टॉपिक इज एरिया। व्हाट इज एरिया? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि एरिया की यूनिट क्या होती है। एरिया की यूनिट स्क्वायर्स में मेजर की जाती है। अब स्क्वायर्स में क्यों मेजर करते हैं? तो हम ये मानते हैं कि एक कोई भी शेप अगर हमारे पास है, उसके अंदर कितने पर्टिकुलर स्क्वायर्स बन सकते हैं, उन स्क्वायर्स के अकॉर्डिंग उसका एरिया अकॉर्डिंगली हम मेजर करते हैं। इसीलिए जो एरिया हम मेजर करते हैं उसकी यूनिट स्क्वायर्स में मेजर की जाती है। सपोज हमारे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स हैं 3 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर है तो सारे साइड्स इक्वल होंगे, तो 3 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो 3 सेंटीमीटर होने का मीनिंग है कि इसे हम 1 सेंटीमीटर के यूनिट्स में अगर डिवाइड कर लें तो दैट मीन्स इसके अंदर 1 सेंटीमीटर साइड के 9 स्क्वायर्स फिक्स हो सकते हैं। आप इसे इस तरह से डिवाइड कर सकते हो। तो ये टोटल 9 स्क्वायर्स इसके अंदर आ गए हैं, तो दैट विल बी द एरिया, 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया हो जाएगा। अगर यहाँ पर मीटर में कोई मेजरमेंट है, सपोज हम एक स्क्वायर ले लेते हैं और सपोज ये 5 मीटर इसकी साइड है, तो दिस साइड इज ऑल्सो 5 मीटर। तो अब क्योंकि यूनिट मीटर में दी गई है, अब हम ये देखेंगे कि इसके अंदर हम 1 मीटर के कितने स्क्वायर्स फिट कर सकते हैं। तो इसे जब हम डिवाइड करते हैं, अब आप देखोगे कि इसके अंदर टोटल 25 स्क्वायर्स आए हैं, तो इसका एरिया हो जाएगा 25 स्क्वायर मीटर। एरिया का मीनिंग होता है कि किसी शेप के अंदर कितने स्क्वायर्स फिट हो सकते हैं, 1 सेंटीमीटर के या 1 मीटर के, जो भी यूनिट आपको दी गई है अकॉर्डिंगली। इसीलिए इसकी यूनिट स्क्वायर्स में होती है और इस तरह से हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो आपने ग्रेड 5 में एरिया का फॉर्मूला भी सीखा है। एरिया का फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर, इट इज साइड का साइड में मल्टीप्लाई, इट इज साइड टाइम्स साइड, ये होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो हम देखो ये एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो अब हम 1 सेंटीमीटर का इसमें डिवीजन बना देंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3। तो जब हम इसमें 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर अंदर फिट करेंगे तो आप टोटल काउंट कर सकते हो कि इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर आएंगे। तो इसके अंदर टोटल 15 स्क्वायर्स फिट होंगे, तो इसका एरिया हो जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस रेक्टेंगल के अंदर 1 सेंटीमीटर के 15 स्क्वायर्स फिट हो सकते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया भी इसी तरह से निकाला जाता है। 5 सेंटीमीटर इज लेंथ एंड 3 सेंटीमीटर इज ब्रेथ। तो एरिया हो जाएगा लेंथ टाइम ब्रेथ। ये रेक्टेंगल का एरिया है। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। फिगर इट आउट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एरिया। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन 25 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर मीटर। एरिया गिवन है और उसकी लेंथ हमें दी गई है कि कितनी लेंथ है। व्हाट इज द विथ ऑफ द गार्डन, गार्डन की विथ कितनी होगी। तो देखो ये एक रेक्टेंगल गार्डन है, इसमें लेंथ दी गई है 25 मीटर
एंड विथ फाइंड आउट करना है एंड टोटल एरिया इज गिवन, एरिया है 300 स्क्वायर मीटर। यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एरिया को हम यूनिट के साथ ही लिखेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज लेंथ टाइम्स विथ। एरिया हमें गिवन है विच इज़ 300 स्क्वायर मीटर, लेंथ गिवन है विच इज़ 25 मीटर एंड विथ वी हैव टू फाइंड आउट। तो अब देखो 25 एंड विथ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 मिलेगा। दैट मीन्स विथ फाइंड आउट करने के लिए हम 300 को 25 से डिवाइड कर देंगे। अब आप इसको डिवाइड कर लो, आंसर विल बी 12 मीटर। इस रेक्टेंगल का विथ 12 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन इज What is the cost of tiling a rectangular plot? एक rectangular plot है, land 500 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ दिया गया है, so this is 500 मीटर लॉन्ग, इधर से इधर तक इसका लेंथ गिवन है and 200 मीटर वाइड। Now we have to find out at what cost. कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है एट द रेट ऑफ ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर। एवरी 100 स्क्वायर मीटर में अगर हम इसमें टाइल्स लगाएं तो उसका एक्सपेंस ₹8 आता है। तो टोटल इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में टाइलिंग करने का क्या एक्सपेंस होगा, तो टाइलिंग हम इस तरह से टाइलिंग करते हैं फ्लोर्स में, तो टाइलिंग करने का एक्सपेंस 100 स्क्वायर मीटर का। आप देख लो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया, यूनिट को आप देख करके फाइंड आउट कर सकते हो कि ये एरिया है, तो एक पर्टिकुलर एरिया 100 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट दिया गया है। जब टाइलिंग करते हैं तो कॉस्ट इज ₹8। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि टोटल का कितना कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट कितना आएगा उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें रेक्टेंगल में एरिया कितना कवर करना है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एरिया फर्स्ट, कि इसका एरिया कितना है। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया लेंथ टाइम्स विथ होता है। लेंथ इज 500 एंड विथ इज 200। इन्हें आप मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी 1 लाख स्क्वायर मीटर, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब कॉस्ट है 100 स्क्वायर मीटर का गिवन है, तो अब यूनिट मेथड से कि 100 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट हमें गिवन है विच इज़ ₹8, तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा, ये हम ग्रेड 5 में भी सीख चुके हैं। तो इट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 100 और हमें टोटल फाइंड आउट करना है 1 लाख का कितना होगा। तो 1 लाख स्क्वायर मीटर के लिए अब जब हमें 1 स्क्वायर मीटर का पता चल गया तो अब हम इसमें 1 लाख का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 zeros यू कैन कैंसिल, इट विल बी ₹8,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज ए रेक्टेंगुलर कोकोनट ग्रोव, एक रेक्टेंगुलर एरिया है जिसमें कोकोनट ट्रीज लगाए जाने हैं, इज 100 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ 100 मीटर दी गई है एंड 50 मीटर वाइड, सो दिस इज 50 मीटर हियर, ये इसकी विथ है। इफ ईच कोकोनट ट्री रिक्वायर्स 25 स्क्वायर मीटर, अब ट्री लगाया जाएगा तो कोकोनट ट्री इस तरह से एक पर्टिकुलर रो कॉलम इस तरह से अरेंज करके लगाए जाएंगे, तो ईच कोकोनट ट्री के लिए जो एरिया चाहिए वो एरिया 25 स्क्वायर मीटर का है। तो इस तरह से ये 25, इसके लिए 25, इस तरह से यहाँ कोकोनट ट्रीज लगाए जाएंगे। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल कितने ट्रीज लगाए जा सकते हैं दैट कैन बी प्लांटेड इन दिस ग्रोव, इस एरिया में टोटल कितने कोकोनट ट्रीज लगाए जा सकते हैं। तो अब हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इस रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया कितना है। जब हमें रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया पता चल जाएगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें टोटल कितने कोकोनट ट्रीज लगेंगे। तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। रेक्टेंगल है तो लेंथ टाइम विथ इसका एरिया होगा। लेंथ इज 100 मीटर एंड विथ इज 50 मीटर, मल्टीप्लाई किया तो इट इज 5000 स्क्वायर मीटर, ये एरिया है। अब इस एरिया में कितने कोकोनट ट्रीज लग सकते हैं, हमें 1 कोकोनट ट्री का एरिया दिया गया है, तो 1 कोकोनट ट्री ऑक्यूपाइज 25 स्क्वायर मीटर। नाउ 5000 में कितना लगेगा, तो 25 इस तरह से हर बार 25 का एरिया कवर होता जाएगा, तो हम 5000 को 25 से डिवाइड कर देंगे। तो व्हेन यू डिवाइड इट, इट विल कम 200, तो 200 ट्रीज इसमें लगाए जा सकते हैं। दैट विल बी योर आंसर। नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर 4।
बाय स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स इनटू रेक्टेंगल्स, ये फिगर दिया गया है, हमें इसको स्प्लिट करना है और इनका एरिया फाइंड आउट करना है। इस पूरे शेप का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब इस फिगर में ये शेप इस तरह से है कि ना तो यहाँ पर कोई आप एकदम से रेक्टेंगल आइडेंटिफाई कर सकते हो और ना ही कोई ऑड शेप। तो सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट्स चेक करके और फिर इसको हम रेक्टेंगुलर शेप्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट रेक्टेंगल ये हो गया। अब इसका मेजरमेंट कितना है, तो ये साइड 1 है तो ये वाला साइड भी 1 हो गया। ये जो साइड है ये इसका हाफ है, ये पूरा साइड यहाँ से यहाँ तक 4 है तो ये वाला साइड 2 हो जाएगा और ये भी मेजरमेंट 2 हो जाएगा। सो लेट्स नेम इट रेक्टेंगल ए। सेकेंड रेक्टेंगल इज दिस, इसके मेजरमेंट्स क्या हैं, इधर ये 2 है तो ये वाला साइड रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो दिस इज 2। अब ये जो साइड है दिस इज 3 फ्रॉम हियर टू हियर और आगे का ये 2 है तो ये 5 का साइड हो गया। सो दिस इज ऑल्सो 5, तो दिस इज रेक्टेंगल बी। नाउ अनदर रेक्टेंगल, लेट्स से दिस रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक का नंबर है 4 मीटर और ये पूरा साइड है 3 मीटर। तो अब ये दोनों साइड ये तो इक्वल ही हैं तो ये पूरा साइड यहाँ से यहाँ तक का इट विल बी 7, 4 + 3 इज 7 एंड दिस साइड ये कितना हो जाएगा, देखो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 है और ये इधर से ये 1 था ये 2 है तो 1 and 2 ये यहाँ तक 3 हो गया तो दिस विल बी 1, तो दिस इज 1 दिस इज 1 तो ये 7/1 का रेक्टेंगल सी हो गया। एंड नाउ दिस इज हियर तो इसको डी नेम दे देते हैं और इसके मेजरमेंट्स हैं, वन साइड इज 3 एंड दिस साइड इज ऑल्सो 3 तो ये स्क्वायर हो गया। अब इनके एरियाज निकाल लेते हैं तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ये कितना हो जाएगा, लेंथ और विथ, लेंथ है इसका, लेंथ है 2 मीटर एंड विथ है 1 मीटर तो 2 and 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 2 स्क्वायर मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी लेंथ टाइम्स विथ है। अब बी का लेंथ कितना है ये हमने काउंट किया था, दिस इज 5 एंड विथ है ये 2 तो इट इज 5 × 2 विच इज 10 स्क्वायर मीटर। देन कम्स एरिया ऑफ सी। एरिया सी इज, अब इसके साइड लेंथ है 7 एंड विथ है 1, ये 7 हमने काउंट किया था तो 7 and 1 इज 7 स्क्वायर मीटर। एंड एरिया डी विच इज a square at the last, it is 3 × 3 which is 9 square meter. Now we have to find out the total area. तो total area के लिए हम इन सारे areas को add कर देंगे। तो total area of shape is 2 square meter from rectangle A, 10 square meter from rectangle B, 7 square meter from rectangle C and 9 from D. अब इन्हें add करेंगे तो it will be 28 square meter. That will be your answer. Then comes fourth B part. By splitting the following figures into rectangles, figure को भी हमें rectangle में divide करना है, find their areas, उनके areas find out करने हैं and all measures are in meter, just like last question. अब measurement दिया गया है कि ये side 3 मीटर है। अब जब ये side यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है तो ये वाला भी 3 मीटर है। Now this side is 5 from here to here. तो सबसे पहले रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल हमने डिवाइड कर लिया, इसे हम ए मान लेते हैं। तो अब रेक्टेंगल ए का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें लेंथ एंड विथ चाहिए। लेंथ है 3 मीटर एंड विथ यहाँ 1 मीटर, ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा तो 3 × 1 विच इज 3 स्क्वायर मीटर। देन दिस इज बी। अब आप देखो कि रेक्टेंगल ए और बी एकदम सेम है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी, ये भी लेंथ टाइम विथ, तो लेंथ इज 3 एंड विथ इज 1 विच इज 3 स्क्वायर मीटर। अब जो थर्ड बचा वो बचा ये बीच में एरिया, इसको हम सी नेम दे देते हैं। तो एरिया ऑफ सी इज, अब इसका लेंथ कितना है तो देखो ये 1 मीटर 5 में से इधर निकल गया एंड 1 मीटर इधर निकल गया तो अब ये यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 3 बचा और आप नीचे भी देख सकते हो कि 3 गिवन है तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे इस रेक्टेंगल के। तो लेंथ इज 3 एंड विथ कितना होगा, अब विथ देखो ये यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये टोटल बाहर 3 मीटर है सो दिस इज 1 मीटर तो इसके साइड हो गए 3 and 1 सो एरिया इज 3 स्क्वायर मीटर। अब टोटल एरिया कितना होगा, टोटल एरिया विल बी सम ऑफ ऑल विच इज 3 + 3 + 3 दैट इज 9 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कट आउट द टैंग्राम पीस, ये एक पिक्चर दी गई है जो आपके मैथ नोटबुक में प्रिंटेड है। अब उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लोर एंड फिगर आउट हाउ मैनी पीसेज हैव द सेम एरिया। वो पीसेज जिनका एरिया सेम है। तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि ए एंड बी सेम पीसेज हैं। तो एरिया ऑफ ए इज एरिया ऑफ बी, ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर आप देख करके ही ये बता सकते हो। उसके बाद में ई एंड सी, दीज टू आर इक्वल। तो एरिया ऑफ शेप सी एंड एरिया ऑफ शेप ई, दे आर इक्वल, क्योंकि सिमिलर शेप है, सिमिलर साइज है। तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। सेकेंड इज हाउ मैनी टाइम्स बिगर इज शेप डी एज कंपेयर टू शेप सी। ये शेप डी है और ये शेप सी है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, सी और डी के एरियाज में क्या रिलेशन है, डी उससे कितना बड़ा है। तो देखो डी शेप इस तरह से है, डी को आधा ऐसे डिवाइड कर दोगे तो ये सी के इक्वल हो जाएगा। तो सी इज हाफ ऑफ डी, सी डी का हाफ है या डी सी का डबल है। वॉट इज द रिलेशन बिटवीन सी डी एंड ई। अब ई को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं कि सी डी और ई में क्या रिलेशन है। तो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सी और ई इनके एरियाज इक्वल हैं। तो अगर हम सी और ई के एरिया को ऐड कर दें तो वो डी का एरिया बन जाएगा। ये शेप ब्लू कलर में आप इधर रिप्लेस कर सकते हो और ई को अगर आप यहाँ कर दो तो ये पूरा शेप डी बन जाएगा। तो डी इज इक्वल टू सी प्लस ई। थर्ड क्वेश्चन है विच शेप हैज मोर एरिया, शेप डी और शेप एफ, इनमें किसका एरिया ज्यादा है डी और एफ में। तो डी, ये एफ शेप है और ये डी शेप है। तो आप जब इनको कटिंग करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल एरियाज आएंगे। नेक्स्ट इज नंबर 4, विच शेप हैज मोर एरिया, एफ और जी। एफ और जी में मोर एरिया किसका है। तो देखो जो शेप्स हैं उनको आप कट करके एक दूसरे के ऊपर रख के देखो तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर एफ और जी का एरिया इक्वल होगा क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, लेकिन अगर आप जी को इस तरह से बीच से डिवाइड कर दो और इस ट्राइंगल को इधर प्लेस कर दोगे तो ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। तो एफ और जी पूरी तरह से कवर कर लेंगे एक दूसरे को, तो उनका एरिया इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द एरिया ऑफ शेप ए एज कंपेयर टू शेप जी। ए और जी के शेप में क्या रिलेशन है, इज इट ट्वाइस और 4 टाइम्स, ये इससे डबल है या इसका 4 टाइम्स है। तो देखो जी शेप काफ़ी बड़ा शेप है यहाँ पर, और अगर हम इसे इस तरह से डिवाइड करें तो आप देखोगे कि जी इस शेप का लगभग हाफ है। ये इतना एरिया, सी को आप 2 टाइम्स रखोगे तो जी बन जाएगा। तो जी इस एरिया का हाफ है, जबकि ए ये पूरा एरिया है। तो ए जी का डबल है। 4 टाइम्स तो वैसे भी नहीं है क्योंकि 4 टाइम्स तो जी से बहुत बड़ा होगा, बट ए इज डबल ऑफ जी, इसका ट्वाइस है ये। 6th is, can you now figure out the area of big square formed with all 7 pieces in terms of the area of shape C। ये जो बड़ा स्क्वायर है अगर हम इसको C से कवर करें, C जो ये सेंटर पर इस तरह से इमेज बनी हुई है, अगर हम इससे C को कवर करें तो इसमें टोटल कितने C आ जाएंगे, दैट्स व्हाट इट मीन्स। अगर आप इधर से एक लाइन ड्रॉ कर दो तो ये C, तो ये भी C बन गया, D हाफ में डिवाइड हो गया। ई हमें पता है कि ये ऑलरेडी सी के इक्वल है, और जब ये लाइन हम आगे तक ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से तो एफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो वो भी सी के इक्वल ही हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कर दें तो ये सी और ये भी सी के इक्वल हो गया। ए को अगर आप इसी तरह से डिवाइड कर सकते हो, आप डिवाइड करके देख सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग हियर। तो ये एक सी हो गया, ये एक सी हो गया, इसी तरह से ये भी सी, ये भी सी, एंड देन सेम वे आप बी को भी इसी तरह से सी के इक्वलेंट मेजर कर सकते हो। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब आप काउंट करोगे तो टोटल इट इज 16 टाइम्स ऑफ सी शेप, ये इसका एरिया हो जाएगा। तो अगर सी शेप हम 16 टाइम्स इसको रखेंगे तो ये पूरे स्क्वायर को कवर कर लेगा। दैट विल बी योर आंसर। आप ये करके देखो, इट विल बी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7 इज अरेंज दीज 7 पीसेस टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। ये स्क्वायर शेप है, हमें इन पीसेस को कट करना है और उन पीसेस को अरेंज करना है कि अब वो स्क्वायर ना हो बल्कि रेक्टेंगल हो, उसके लेंथ और विड्थ अलग अलग हो। तो अभी आप देख रहे हो कि ये जो लॉन्गर साइड है ये बाहर की तरफ है, ये स्क्वायर की साइड है, इसे हम अंदर की तरफ घुमा लेंगे। दिस इज ए।
अब जो ये वाली साइड थी ये हमने बाहर रख दिया। अब इसी तरह से हम बी को अरेंज कर देंगे, तो ये बी हो गया। अब ये हम एफ इधर ऐसे रख देंगे, तो एफ आपका यहाँ पर सेटल हो जाएगा। देन दिस इज ई, ई यहाँ पर आपका आ जाएगा। सी को आप इस कॉर्नर में रखोगे और डी इधर आ जाएगा, तो ये जो बाकी पोर्शन बचा ये जी की तरह हो जाएगा। तो आप देखो इस तरह से आप शेप्स को अगर अरेंज कर लोगे तो अब ये एक रेक्टेंगल बन गया है। नाउ क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ शेप सी। अब सी के अकॉर्डिंग ही हम इसको मेजर करें तो अब इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया अभी भी 16 टाइम्स ऑफ सी ही होगा। वाई? बिकॉज जब हम किसी शेप को रीअरेंज करते हैं इस तरह से कट करके, तो वेरी इंपॉर्टेंट, उसका एरिया चेंज नहीं होता है। एरिया डज नॉट चेंज, ये वही रहता है जो पुराने शेप का था, लेकिन चेंज क्या होता है, पेरीमीटर चेंज होता है, एरिया चेंज नहीं होता है। सो दिस इज योर आंसर। Eighth part is, are the perimeters of the square and the rectangle formed from these 7 pieces different or the same? इनका perimeter कितना होगा, that we have to find. इसका perimeter C के terms में हमने किस तरह से निकाला था, ये इस तरह से था कि ये C शेप है, ये C शेप है। तो अगर हम C के लेंथ को एक यूनिट मान लें तो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, E एंड C इक्वल थे, ये साइड इक्वल्स हैं, ये भी इक्वल 1 यूनिट। इस तरह से अगर आप मानोगे तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, आप इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8। स्क्वायर का पेरीमीटर टोटल 8 यूनिट्स आएगा। तो ये C का 1 यूनिट है, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेम इज। अब ये E और C आर इक्वल 1 यूनिट, इसे आप डिवाइड कर दोगे तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा इधर से इधर तक। सेम इज दिस, सो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट एंड दिस इज ऑल्सो 1 यूनिट। अब इन्हें आप काउंट करोगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आएगा डिफरेंट, ये स्क्वायर के पेरीमीटर से डिफरेंट आएगा, इट विल बी 12 यूनिट्स।